नमस्कार दोस्तों, राहुल सकलानी एकेडमी में आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था, चंपावत जनपद के इतिहास के बारे में पढ़ा चुका था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम जानेंगे चंपावत जनपद के जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रमुख स्थल है वो है मायावती आश्रम। आज मैं पहले ही ये चीज़ें नोट कर चुका हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायावती आश्रम, और मायावती आश्रम को ही जाना जाता है अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मायावती आश्रम के बारे में कोशिश करूँगा कि वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड करवा सकूँ मैं। देखो, मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम जो है यह रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मायावती आश्रम जो कि चंपावत जनपद में स्थित है, अद्वैत आश्रम यह किसकी एक शाखा है? तो यह रामकृष्ण मठ की एक शाखा है जो कि कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में स्थित है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद के शिष्य हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हुआ करते थे स्वामी स्वरूपानंद। कौन हुआ करते थे? स्वामी स्वरूपानंद। स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद, और स्वामी विवेकानंद जी के अंग्रेज शिष्य हुआ करते थे J.S. सेवियर, और इनकी पत्नी हुआ करती थी C.E. सेवियर। मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पा करके इनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद, J.S. सेवियर, C.E. सेवियर के द्वारा मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी 19 मार्च 1899 में। कब की गई थी? 19 मार्च 1899 में मायावती आश्रम की जो स्थापना की है, मायावती आश्रम की स्थापना की है किसने? J.S. सेवियर और C.E. सेवियर के द्वारा की गई है। देखो, आप इसे फैक्ट के बेस में याद रख लेना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें सर ये चीज़ याद नहीं रहती है। देखो, आपको अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम भी याद होगा, आप पहली बार किससे कब मिले वो चीज़ें आपको याद होंगी। तो ये चीज़ याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना कि ये चीज़ आपको याद हो जाए। कोशिश करो अपनी गर्लफ्रेंड को मान के चलो मायावती आश्रम को, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो याद रखना कि आपकी गर्लफ्रेंड का जो बर्थडे है वो है कब? 19 मार्च को। यानी 19 मार्च वर्ष 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना की है किसने? स्वामी स्वरूपानंद, J.S. सेवियर और C.E. सेवियर के द्वारा की गई। और किसके शिष्य हुआ करते थे? तो ये शिष्य हुआ करते थे किसके? स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। कहा जाता है कि 3 जनवरी 1901 में, वर्ष था 1901, डेट हुआ करती थी 3 जनवरी। 3 जनवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद जी का आगमन हुआ था चंपावत क्षेत्र में। और जो हमारा मायावती आश्रम पड़ता है ये चंपावत जिले में लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूरी में स्थित है। यहीं पर आश्रम में आगमन हुआ स्वामी विवेकानंद जी का, और विवेकानंद जी यहाँ आए 3 जनवरी को। 3 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ रहकर क्या की गई थी? तपस्या की गई थी। अगर कभी टाइम हो, वक्त निकाल के मायावती आश्रम जब अवश्य जाएं, देखोगे कि बिल्कुल देवदार के घने वृक्षों के मध्य बढ़िया सा विवेकानंद आश्रम बना रखा है। वहाँ पर तुम्हारा अस्पताल भी ओपन हो रखा है जिसमें फ्री में इलाज किया जाता है, ऑपरेशन भी किया जाता है। यहाँ कोशिश करना कभी हो सके तो घूमने के लिए ज़रूर जाएं, ठीक है। तो ये जानना था मैं किसके बारे में? मायावती आश्रम के बारे में। आगे देखते हैं रीठा साहिब। दूसरा फैक्ट किसका है? रीठा साहिब। देखो, मैंने कहा जो रीठा साहिब है, रीठा साहिब गुरुद्वारे के रूप में तुमने बहुत सुना होगा। रीठा साहिब गुरुद्वारा है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में हुई थी। और रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है ये पड़ता है रधिया और राठिया नदी के संगम पर, यानी लधिया और राठिया नदी के संगम पर एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है रीठा साहिब। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि गुरु नानक देव जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ था कौन से क्षेत्र में? रीठा साहिब क्षेत्र में। और कहा जाता है कि यहीं पर रह करके उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। और जब उनके शिष्यों के द्वारा खाने के लिए कुछ मांगा गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रीठा खाने के लिए कहा। तो सब शिष्य अचंभे में पड़ गए कि रीठे को खाएंगे कैसे, कड़वा होता है। तो नानक साहब ने कहा कि एक बार टेस्ट करके जरूर देखें। जब उन्होंने खाया तो देखा कि वो रीठा कैसा है? मीठा है। और उसी मीठे रीठे के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा था क्या? रीठा साहिब।
तो रीठा साहिब गुरुद्वारे में किसने तपस्या की थी? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के द्वारा तपस्या की गई है। कहाँ पर? रीठा साहिब में तपस्या की गई थी। और मैंने कहा रीठा साहिब कौन सी नदियों के संगम पर पड़ता है? लधिया और राठिया नदी के संगम पर जगह पड़ती है। कौन सी? रीठा साहिब। और वर्ष 1960 में ही रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना की गई है। और यह स्थल प्रसिद्ध है मीठे रीठों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है यह स्थल? मीठे रीठों के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। इसके बाद देखो तीसरा पढ़ेंगे हम पाताल रुद्रेश्वर। देखो एक आपने सुना होगा पाताल भुवनेश्वर, बहुत सारे लोग पिथौरागढ़ से संबंधित होंगे तो उन्होंने पाताल भुवनेश्वर जरूर सुना होगा। तो पाताल भुवनेश्वर जरूर पड़ता है पिथौरागढ़ में, लेकिन एक जगह है पाताल रुद्रेश्वर, और पाताल रुद्रेश्वर पड़ता है चंपावत जिले के बारसी गांव में। तो क्वेश्चन आएगा पाताल रुद्रेश्वर कहाँ स्थित है? तो पाताल रुद्रेश्वर बच्चों है चंपावत जिले के बारसी गांव में। कहाँ स्थित है? चंपावत जिले के बारसी गांव में स्थित है। कौन सी? पाताल रुद्रेश्वर। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा की जो खोज है वर्ष 1993 में एक छोटे से बालक के द्वारा की गई थी। कहा जाता है, यहाँ के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक दिन एक बालक सो रहा था, स्वप्न मुंह से भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इस गुफा में देखो। और जब वो जाने लगे किसी जानवर का पीछा करते हुए जब गुफा में घुसे तो वहाँ जाकर के देखा कि भगवान शिव की बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। और उसी छोटे बालक के द्वारा खोजा गया था कौन सा? पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और ये पाताल रुद्रेश्वर गुफा पड़ती है बारसी गांव में। और ये बारसी गांव समीप स्थित है किसके? रीठा साहिब के। रीठा साहिब के समीप स्थित है बारसी गांव और यहीं पर है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और इस गुफा की खोज की गई है वर्ष 1993 में। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किसके द्वारा की गई? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी एक छोटे से बालक के द्वारा। ठीक है। और यह जैसे पाताल भुवनेश्वर है, पाताल भुवनेश्वर में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं पाताल रुद्रेश्वर की। पाताल रुद्रेश्वर कहाँ स्थित है? बारसी गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। 1993 में खोजा गया है छोटे बालक के द्वारा। और यह समर्पित है किसको? तो पाताल रुद्रेश्वर समर्पित है किसको? तो पाताल रुद्रेश्वर समर्पित है भगवान शिव को। किसको समर्पित है? पाताल रुद्रेश्वर समर्पित है हमें किसको? तो भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी? पाताल रुद्रेश्वर। हम पढ़ेंगे श्यामला ताल के बारे में। परम स्थल कौन सा है? श्यामला ताल। तो क्वेश्चन आता है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल है चंपावत जनपद में सूखी ढांग नामक जगह में। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल है चंपावत जनपद के सूखी ढांग नामक जगह में स्थित है। कौन सा? श्यामला ताल। और इसी सूखी ढांग नामक जगह को कहा जाता है कुमाऊं का चेरा पूंजी। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चेरा पूंजी। तो कुमाऊं का चेरा पूंजी क्या कहलाता है? सूखी ढांग कहलाता है। और इसी सूखी ढांग से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है हमारा कौन सा? श्यामला ताल। और श्यामला ताल के किनारे ही स्थित है हमारा स्वामी विवेकानंद आश्रम। अद्वैत आश्रम अलग है, ये बात याद रखना। अद्वैत आश्रम जो मैंने पढ़ाया वो स्थित है कहाँ पर? लोहाघाट से 8 किलोमीटर की दूरी में। लेकिन स्वामी विवेकानंद आश्रम ये स्थित है कहाँ? श्यामला ताल के किनारे स्थित है। कौन सा? स्वामी विवेकानंद आश्रम। और मैंने कहा श्यामला ताल में एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है झूला मेला। तो श्यामला ताल से कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि श्यामला ताल में कौन सा मेला लगता है? तो श्यामला ताल के किनारे लगता है कौन सा मेला? झूला मेला। कौन सा मेला? झूला मेला। श्यामला ताल में किसका आश्रम स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम स्थित है। कहाँ स्थित है? श्यामला ताल में स्थित है। और श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद के सूखी ढांग नामक जगह में स्थित है। और इसी सूखी ढांग को कहा जाता है क्या? कुमाऊं का चेरा पूंजी। क्या कहते हैं? कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है। इसके बाद स्थित है लोहाघाट। लोहाघाट तुमने सुना ही होगा लोहाघाट के बारे में। तो लोहाघाट का पुराणों में नाम मिलता है लोहागल। लोहाघाट का पुराणों में क्या नाम मिलता है? लोहागल। गल से याद रख लेना, ठीक है। गल कहाँ रहती है? लोहाघाट में रहती है, ऐसे करके याद रख लेना। तो लोहाघाट का पुराना नाम क्या है? लोहागल। लोहाघाट का पुराना नाम क्या स्थित है? लोहागल स्थित है। और लोहाघाट स्थित है लोहावती नदी के किनारे। क्वेश्चन बनता है और बना भी है बहुत बार कि लोहाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोहाघाट स्थित है लोहावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? लोहावती नदी के किनारे स्थित है। लोहाघाट को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो लोहाघाट को पुराणों में कहा जाता है लोहागल। क्या कहते हैं? लोहागल कहते हैं। और लोहाघाट में ही प्रसिद्ध
बाणासुर का किला, बाणासुर का किला सुना भी होगा। बाणासुर का किला पड़ता है लोहाघाट के बिसुन गांव में। लोहाघाट के बिसुन गांव में कौन सा किला स्थित है? बाणासुर का किला। दिख रहा होगा आपको, लोहाघाट के बिसुन गांव में स्थित है बाणासुर का किला। और बाणासुर के किले को स्थानीय लोग यानी बिसुन गांव के लोग बाणासुर के किले को स्थानीय लोग कहते हैं मरकोट। क्या कहते हैं? मरकोट। तो लोहाघाट का पुराणों में नाम क्या मिल रहा है? लोहागल। क्या नाम मिल रहा है? लोहागल मिल रहा है। लोहाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? लोहावती नदी के किनारे स्थित है। लोहाघाट के बिसुन गांव में किसका किला स्थित है? तो लोहाघाट के बिसुन गांव में ही है बाणासुर का किला। और बाणासुर के किले को स्थानीय लोग क्या नाम से पुकारते हैं? तो मरकोट नाम से पुकारते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में लिख लेना, अभी समझना, ठीक है। तो टनकपुर, टनकपुर क्वेश्चन आता है। टनकपुर, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्रास्टीनगंज। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टीनगंज। क्वेश्चन बनेगा टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हमारा टनकपुर है ये पड़ता है शारदा नदी के किनारे। शारदा को किस नाम से पुकारा जाता है? काली नाम से। काली निकलती है लिपुलेख दर्रे से और वहां से बहते हुए आते हैं टनकपुर तक काली नाम से। लेकिन जैसे ही टनकपुर में एंटर करती है तो इसी काली का नाम चेंज होकर के क्या पड़ जाता है? शारदा पड़ जाता है। और टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? शारदा नदी के किनारे स्थित है। टनकपुर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंडी हुआ करती थी। और इस ब्रह्मदेव मंडी का जो निर्माण है वो करवाया था किसने? कत्यूरी शासकों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कत्यूरी शासकों के द्वारा किया गया था प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण। और जो शारदा नदी में 1880 में बाढ़ आई थी उसमें आने के कारण यह जो ब्रह्मदेव मंडी थी वो क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी या बर्बाद हो गई थी। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था चंपावत की, मैंने बताया था कत्यूरियों का अंतिम राजा हुआ करता था ब्रह्मदेव। कत्यूरियों का अंतिम राजा कौन हुआ करता था? तो कत्यूरियों का अंतिम राजा हुआ करता था ब्रह्मदेव। और इसी ब्रह्मदेव को मैंने कहा था, इसी ब्रह्मदेव को जागरों में हम कह रहे थे वीरमदेव। इसी ब्रह्मदेव का जागरों में क्या नाम मिल रहा था? वीरमदेव मिल रहा था। इसी ब्रह्मदेव के द्वारा निर्माण किया गया था टनकपुर में किसका? किसका निर्माण किया गया था? ब्रह्मदेव मंडी का। किसका निर्माण किया गया था? ब्रह्मदेव मंडी का। तो टनकपुर में जो ब्रह्मदेव मंडी है, इस ब्रह्मदेव मंडी का निर्माण ब्रह्मदेव ने कराया था, जिसे जागरों में हम लोग क्या कह रहे थे? वीरमदेव कह रहे थे। और इसी ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा का विवाह हुआ था किसके साथ? सोमचंद के साथ। और उसी सोमचंद ने किसको बसाया था? चंपावत जनपद को। किसे बसाया था? चंपावत जनपद को बसाया था। देखो अब आगे हम देखेंगे किसके बारे में। चंपावत जिले में एक जगह पड़ती है प्रॉपर चंपावत। अब हम जानकारी लेंगे चंपावत के बारे में। देखो चंपावत जिले का जो मुख्यालय है, क्वेश्चन बनेगा कि चंपावत जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चंपावत जिले का जो मुख्यालय है वो प्रॉपर पड़ता है चंपावत में। कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। चंपावत में कौन सी नदियां बहती हैं? तो चंपावत दो नदियों के संगम पर स्थित है। और एक नदी है इसमें चंपावती और दूसरी है गड़की गाड़। तो चंपावत कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो चंपावत स्थित है चंपावती और गड़की गाड़ नदी के संगम पर। और चंपावत जिले का जो मुख्यालय है हमारा, चंपावत जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में ही। चंपावत जिले का मुख्यालय चंपावत में ही स्थित है। और ये पड़ता है चंपावती और गड़की गाड़ नदी के संगम पर। जो मुख्यतः चंपावत है उसको बसाया था किस व्यक्ति ने? सोमचंद ने। सोमचंद के द्वारा ही बसाया गया है किसको? चंपावत को। और इसी ने अपनी पत्नी चंपा के नाम पर ही रखा था शहर का नाम चंपावत। क्या नाम रखा था? चंपावत। और ये रखा था अपनी पत्नी किसके नाम पर? चंपा के नाम पर रखा था। और सोमचंद को जो जमीन मिली थी उसमें सोमचंद के द्वारा राजगंगा का किला बनाया गया था, जो वीरमदेव ने दहेज स्वरूप कुछ जमीन दी थी। तो उसी दहेज स्वरूप जो दान में मिली थी जमीन, उस जमीन पर सोमचंद के द्वारा एक किला बनाया गया और उस किले को नाम दिया गया था राजगंगा का किला। क्या नाम दिया? राजगंगा का किला। तो चंपावत किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंपावत है दो नदियों के संगम पर, चंपावती और गड़की गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी जगह? चंपावती। अब मैंने कहा चंपावत जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चंपावत जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। चंपावत जिले को बसाया किसने है? सोमचंद ने बसाया है। और प्रसिद्ध राजगंगा का किला कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में ही स्थित है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर का नाम, अपने जमीन का नाम, कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे रख दें या अपनी बीवी के नाम पे रख दें। तो वैसे ही अपनी बीवी से बहुत प्यार करता होगा कौन व्यक्ति? सोमचंद। तो सोमचंद ने अपनी बीवी के नाम पर ही पूरे शहर का नाम रख दिया। और शहर का नाम क्या दे दिया?
चंपावत। क्या नाम दे दिया? चंपावत। प्यार देखो ये होता है प्यार, अपने प्यार के नाम पर ही पूरा शहर बसा दिया। कौन सा शहर बसा दिया? चंपावत शहर बसा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजभुंगा का किला। और मैंने कहा राजभुंगा का किला, दहेज में जो जमीन मिली है उसी दहेज में मिली हुई जमीन पर राजभुंगा का किला बना रखा है। किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। और इस राजभुंगा किले का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार मतलब हो गया घर का दरवाजा मान के चलो, जहां से तुम घर में एंटर करते हो, वैसे किले का जो एंट्री का द्वार होगा उस द्वार को कहेंगे प्रवेश द्वार। तो राजभुंगा किले के प्रवेश द्वार में सिंह का अंकन है। किसका अंकन है? सिंह का अंकन है। राजभुंगा किले के प्रवेश द्वार में सिंह का अंकन है, इसीलिए राजभुंगा किले का जो प्रवेश द्वार है इसे कहा जाता है सिंह द्वार। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि राजभुंगा किले का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो राजभुंगा किले का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो राजभुंगा किले का प्रवेश द्वार कहलाता है क्या? सिंह द्वार। और इसके प्रवेश द्वार में किसका अंकन है? सिंह का अंकन है। और राजभुंगा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सोमचंद के द्वारा कराया गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।